आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से इस विषय पर जानकारी दे सकें। तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, जैसे ही दिखे तो बताइएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, सीमा निर्धारण एवं नामकरण। इसमें हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये पाठ होगा, जिस पे हम चर्चा करेंगे, उसकी अनुक्रमणिका जो है, वो सबसे पहले हम उद्देश्य पर बात करेंगे। तो आज जो ये इस विषय पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? उसका मुख्य उद्देश्य है काल विभाजन के आधार को जानिएगा आप इसमें, इसको अध्ययन करके इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन को हम समझ सकेंगे कि कितने भागों में हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है, और जो कालखंड है उनका नामकरण जो रखा गया, उसके आधार क्या है, इसको हम विस्तार से जान सकेंगे। इसके बाद जो प्रस्तावना है, इसका प्रस्तावना को देख लें। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, उनमें से कुछ को हम देखें तो उसके मुख्य आधार हैं कर्ता के आधार पर। तो कर्ता के आधार पर जैसे प्रसाद युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, इस तरह से जो व्यक्ति है उसके आधार पर बांटा गया। प्रवृत्तियों के आधार पर, तो प्रवृत्तियों में जैसे भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, छायावाद, प्रगतिवाद, ये जो है ये प्रवृत्ति हैं। उस दौर की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के आधार पर भी काल का विभाजन हुआ है। विकासवादिता के आधार पर, जैसे आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल, ये विकास के आधार पर नामकरण है। इसी तरह से सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर भी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया है और उनका नामकरण किया गया है। जैसे राष्ट्रीय धारा, स्वतंत्रोत्तर काल, स्वच्छंदतावाद इत्यादि। इस संबंध में कुछ उल्लेखनीय बिंदु हैं जिनको हम देखें तो निकल करके सामने आते हैं कि काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। उस दौर की जो साहित्य रही है, उसकी प्रवृत्ति रही है, उसकी क्या समानता है? तो जिन जिन साहित्यिक कृतियों में वही समानता पाई जाती है, तो उनको हम उस दौर के साहित्य में शामिल कर लेते हैं। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना यानी प्रधान प्रवृत्ति को आधार बना करके किया गया। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए, ऐसा भी लोगों ने कहा। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। कुछ विद्वानों का कहना है कि उस दौर के जो ग्रंथ रहे हैं, उन ग्रंथों की जो मूल प्रवृत्ति रही है, उसके आधार पर भी हम काल का विभाजन करें। अब हम देखते हैं काल का विभाजन। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों के द्वारा जो दिए गए काल विभाजन हैं, उसको देखें तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था, कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक हैं गारसा दत्तासी, उसके बाद हैं शिव सिंह सेंगर। तो इन लोगों ने काल के विभाजन का प्रयास नहीं किया। इन्होंने ऐसे ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसका विभाजन नहीं किया है। इसके बाद आते हैं गियर्सन। गियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको 11 अध्यायों में विभक्त किया था। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। उस दौर में उन्होंने लेखकों एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया। तो आप देखेंगे कि गियर्सन ने जो अपनी पुस्तक लिखी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो इसके 11 अध्याय दिया उन्होंने। इन 11 अध्याय को उन्होंने एक एक काल माना। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं लगता। मतलब ये तर्क संगत नहीं है।
अब बात करते हैं मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। तो मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु बुनोद, जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इसमें उन्होंने जो काल विभाजन किया है, उसको हम देखें तो पाते हैं कि इन्होंने इसको 5 भागों में बाँटा था। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। अब इसमें जो आरंभिक काल रहा है, आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बाँटा। पूर्व आरंभिक काल 700 ईस्वी से 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत, और उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम तक। इसी तरह से मध्यकाल को, माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बाँटा। पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल में इन्होंने 1445 से 1660 विक्रम माना, और प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1680 विक्रम माना, विक्रम संवत। इसी तरह से इन लोगों ने अलंकृत काल को भी 2 भागों में बाँटा। पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल को 1681 से 1790 विक्रम संवत माना, और उत्तर अलंकृत काल को 1791 से 1889 विक्रम काल माना। अब परिवर्तन काल को इन्होंने क्या किया कि 2 भागों में बाँटा इसको भी। पहला है 1890 से 1925, और दूसरा है 1926 विक्रम से अब तक। अब इसके बाद अंतिम है इनका, उसको बोलते हैं वर्तमान काल। तो टोटल 5 कालखंडों में मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को बाँटा है। अब हम इसका मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि मुख्य रूप से गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने क्या किया है कि काल का विभाजन प्रयास नहीं किया है, और मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक को 1913 में प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने इसे 5 भागों में बाँटा है। और वर्तमान काल जो है हमारा 1890 से 1925 विक्रम तक रहा है, और ये परिवर्तन काल, और वर्तमान काल अब तक है, यानी 1925 से लेकर के 1926 से लेकर के अब तक। अब हम बात करते हैं मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में जो त्रुटियां हो गई, जो गलतियां हुई, उसके बारे में चर्चा करें। मिस्र बंधुओं के काल विभाजन की त्रुटियां। कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई है। आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान काल विकासवादिता के आधार पर है, तो अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर है। तो यहाँ क्या किया उन्होंने कि जैसे आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान, ये सब विकासवाद के आधार पर किया, लेकिन आगे चल के वो क्या किए अलंकृत में, तो अलंकृत कहना ये प्रवृत्ति है। तो उधर इन्होंने क्या किया, विकासवाद के आधार पर शुरू किया और प्रवृत्ति में आ गए। तो ये इनकी कमियां रही है। इस काल का कोई स्पष्ट आधार नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 विक्रम से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया गया है। जबकि हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, तो हिंदी जो भाषा है वो 1000 विक्रम संवत से शुरू होता है, तो ये 700 विक्रम संवत से शुरू कर रहे हैं। मतलब उस समय पर अपभ्रंश की रचनाएं लिखी जाती थी, तो अपभ्रंश की रचनाओं को इन्होंने हिंदी साहित्य की रचनाओं में समेट लिया। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी से आसपास हुआ है। परिवर्तन काल असंगत है, क्योंकि परिवर्तन हर युग में हुआ है। तो ये और 1890 से 1925 को ही परिवर्तन क्यों मानते हैं? परिवर्तन तो उधर भी बहुत सारे हुए हैं। तो ये तमाम सारे उनके आलोचना के बिंदु हैं। ठीक है, इन्हीं कमियों को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र ने उक्त काल विभाजन पर व्यंग करते हुए लिखा था। क्या व्यंग करते हुए लिखा था? उन्होंने लिखा था कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो उन्होंने मजाक में ही, व्यंग में ही क्या कह दिया कि यह वृत्त संग्रह है, इसको इतिहास नहीं कहना चाहिए। अब हम देखते हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, ये विभिन्न विद्वानों का काल विभाजन अपन देख रहे हैं। तो हमने पहले किसका देखा? पहले देख लिया हमने मिश्र बंधुओं का। अब हम आते हैं हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन में मिश्र बंधु का हमने देख लिया कि इन लोगों ने कैसे काल विभाजन किया था। अब हम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो प्रमुख विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आते हैं। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है उसको देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को इसमें 1929 में लिखा था। तो उसमें जो मुख्य रूप से काल विभाजन किया वो 4 भागों में किया। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। तो वीर गाथा काल को संवत 1050 से 1375 विक्रम तक माना है और भक्ति काल को संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना और रीत काल को संवत 1700 से 1900 विक्रम तक माना और जो चौथा है उसको उन्होंने गद्य काल कहा है और इसको संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत माना। वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार से दिया है। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। अब भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्य काल भी कहा है और रीति काल को उन्होंने उत्तर मध्य काल भी कहा है और गद्य काल को आधुनिक काल भी कहा। तो इन्होंने दोहरा नामकरण किया है, मतलब कि वो वीरगाथा काल यानी आदिकाल, भक्ति काल यानी पूर्व मध्य काल, रीत काल यानी उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल यानी गद्य काल। अब आपको हमने बता ही दिया कि इनका जो समय है तो सबसे शुरू का जो है वीरगाथा काल 1050 से 1375, फिर 1375 से 1700 और 1700 से 1900 और 1900 से 1984। तो इससे स्पष्ट है कि लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, शुक्ल जी उस काल में वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उसका नाम वीरगाथा काल रखना चाहते हैं। इसी प्रकार पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल तथा आधुनिक काल को वे गद्य काल कहे जाने के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। उनके अनुसार वीरगाथा में काल में वीरता की और भक्ति काल में भक्ति की, रीति काल में रीति तत्व निरूपण की और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता दिखती है। इसीलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही इन कालखंडों का नामकरण उन्होंने इस तरह से किया है। शुक्ल जी काल विभाजन पद्धति के 2 आधार अपनाते हैं। पहला है कि प्रधान प्रवृत्ति, उस दौर की जो प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं उनको, और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। तो कौन कौन से ग्रंथ रहे हैं और उनकी प्रसिद्धि क्या रही है और उस दौर की रचनाओं में जो प्रधान प्रवृत्ति रही है, मुख्य जो उनकी स्थिति रही है, उसको इन 2 चीजों को आधार मान करके उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। जिस कालखंड में एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली उसे एक अलग कालखंड मान लिया उन्होंने और देखा कि उसी ढंग की रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया। प्रधान प्रवृत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को ही आधार बनाया गया है। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीरगाथा काल नाम पर है। इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन एवं अप्रामाणिक है, अतः उसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बताकर इसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त समझा है, खास करके हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक प्रवृत्ति को प्रधानता देकर शेष को गौण मान लेने का दृष्टिकोण भी कुछ लोगों के मत से एकांगी है। जैसे मान लीजिए कि उस दौर में किसी एक प्रवृत्ति की रचना हुई, लेकिन वही प्रवृत्ति नहीं रही है, बाकी प्रवृत्तियां भी रही है, तो आप एक को मान लिए बाकी को माने ही नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा दृष्टिकोण रखना एकांगी हो जाना है, जो इतिहास की अधूरी एवं एक पक्षी व्याख्या करता है, जिसे वैज्ञानिक नहीं कह सकते। फिर भी यह कहना उचित है कि शुक्ल जी काल विभाजन पद्धति का आधार तर्क संगत एवं पुष्ट है। उनका काल विभाजन सरल एवं सुस्पष्ट है। अधिकतर पाश्चात्य इतिहासकारों ने, परवर्ती इतिहासकारों ने उसी का आधार ग्रहण किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया, तो ज्यादातर बाद के इतिहासकारों ने उसी को आधार बना करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है उसको हम देख लें।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बाँटते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ, उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने क्या किया है कि 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बाँटा है, जिसमें प्रथम है संधि काल, इसको वे 750 विक्रम से 1000 विक्रम मानते हैं। इसके बाद चारण काल, 1000 विक्रम से 1375 विक्रम, और फिर तीसरा है भक्ति काल, 1375 विक्रम से 1700 विक्रम संवत, और चौथा है रीति काल, 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत, और पांचवा है आधुनिक काल, यानी 1900 विक्रम संवत से अब तक। संधि काल, जो कि शुरुआत का काल ये मानते हैं, में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की हैं। चारण काल और शुक्ल जी के वीर गाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वीर गाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया है। इसके बाद आते हैं जो अगले विद्वान जो हिंदी साहित्य के काल का विभाजन किया है, वो है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो अब हम देखेंगे डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, और वो इतिहास इनकी प्रकाशित हुई थी 1965 ईस्वी में। तो इसमें उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। शुरू का इतिहास जो है उसको उन्होंने प्रारंभिक काल कहा, और इसका जो समय है उन्होंने 1184 से 1350 ईस्वी लिया, और मध्यकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को 1350 से 1500 ईस्वी रखा, और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी रखा। इसके बाद आधुनिक काल को 1857 से 1965 ईस्वी तक रखा। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है। धर्माश्रित काव्य, यानी ऐसा काव्य जो धर्म पर आधारित है, और राज्याश्रित काव्य, ऐसा काव्य जो राजाओं के आश्रित में रह करके कवियों ने राजाओं का गुणगान किया है, और तीसरा है लोकाश्रित काव्य, यानी जनमानस के भावनाओं को चित्रित करने वाला काव्य। तो विभिन्न कालखंडों में विकसित काव्य परंपराओं का विवरण डॉक्टर गुप्त ने इस प्रकार से दिया है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्रारंभिक काल को उन्होंने क्या कहा है, जिसमें धार्मिक रस काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा, इसको इन्होंने धर्माश्रित काव्य कहा है। और मध्यकाल में संत काव्य परंपरा, पौराणिक गीत परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, रसिक भक्ति परंपरा, रसिक भक्ति काव्य परंपरा, और मैथिली गीत परंपरा, ऐतिहासिक रस काव्य परंपरा, इनको सबको ये धर्माश्रित काव्य मानते हैं। इसके बाद जैसे मैथिली गीत परंपरा, ऐतिहासिक रस काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, और ऐतिहासिक मुक्त काव्य परंपरा, और शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, इनको ये राज्याश्रित काव्य मानते हैं। और रोमांटिक कथा काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा को ये लोकाश्रित काव्य मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में बांटा है। अब हम बात करते हैं शुक्ल जी के कालखंडों के नामकरण की चर्चा। तो आप देखेंगे कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, बीज बपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल संस्कृत्यायन ने, आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने, और प्रारंभिक काल कहा है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। तो आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से नामकरण किया है। तो किस विद्वान ने आदिकाल को क्या कहा है, वो अभी हमने आपको एक एक करके बताया। और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा गया है। उत्तर मध्यकाल के और कई नाम हैं, जैसे रीति काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल।
और आधुनिक काल को गद्य काल और वर्तमान काल भी लोगों ने कहा है। इससे स्पष्ट क्षमा है कि करें सर, क्षमा हाँ, करें सर, कुछ पूछना चाहूंगी इसमें। पूछिए। जो ये इसके इतने सारे, इन कालों के इतने सारे नामकरण किए गए हैं, तो जो आज के आधुनिक मतलब इतिहासकार हैं, वो हुँ। इनमें से किसको सबसे ज्यादा मतलब जो मतलब उसके समकक्ष मानते हैं, तो सबसे ज्यादा किसको, कौन से मतलब जिन्होंने नाम दिया है, तो किस मतलब किस लेखक को या किस इतिहासकार के मत को सही, ज्यादा सही माना जाता है? देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, तो आदिकाल को हाँ। लोगों ने महत्व दिया कि हाँ, आदिकाल नाम पर हम सबकी सहमति है। लेकिन बाद में जब बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा, तो बच्चन सिंह ने उसमें कहा कि जब हम आदिकाल का नाम उच्चारण करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम बाबा आदम के ज़माने की बात कर रहे हैं। तो और जब हम उसका समय लिखते हैं, तो 1050 लिखते हैं और उसका नाम उच्चारण करते हैं तो आदिकाल बोलते हैं, तो आदिकाल का लगता है कि जीरो, यानी शुरू से शुरुआत हुआ है, तो आदि का मतलब जीरो होता है। लेकिन जब हम उसका टाइमिंग पीरियड लिखते हैं, तो हम उसमें 1050 लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें एक तो विसंगति है, दूसरा बाबा आदम के जमाने का बोध होता है। तो ये एक प्रश्न उन्होंने खड़ा किया। तो अब चल करके अभी भी विमर्श इसमें चल रहा है, और हिंदी साहित्य के आदिकाल पर लोगों ने सहमति जताई थी, लेकिन हम्म। ये बच्चन सिंह ने इस पर भी प्रश्न खड़ा किया है। पर सर्व स्वीकृति अभी भी आदिकाल पर ही है आदिकाल पर भी बची हुई है। ठीक है। ना? जी अब सर। स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है, वही चीज जो आप पूछ रहे थे, तो वो इस जी प्रकार सर। है। अब सर्वाधिक प्रचलित और सर्वमान्य नाम आप जान लीजिए। बहुत सारे नाम आप लोगों ने सुना, लेकिन इसको ध्यान से सुन लीजिए, यही मुख्य रूप से मान्य है। आदिकाल 1050 से 1350, सॉरी 1000 से 1350, और भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी, ये ईस्वी में है, विक्रम संवत में नहीं है। रीत काल जी जो सर। है 1650 ईस्वी से 1850, और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। तो उक्त नाम ही अब सर्व स्वीकृत हैं। इतिहास ग्रंथों में इन्हीं का प्रयोग आमतौर पर होता है। जी सर। हम्म। अब इसको सारांश रूप में हम देख लें। लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, शुक्ल जी उस काल में वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उसका नाम वीर गाथा काल रखना चाहते हैं। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल तथा आधुनिक काल को एक गद्य काल कहे जाने के पक्ष में है। उनके अनुसार वीर गाथा काल में वीरता की, भक्ति काल में भक्ति की, रीति काल में रीति तत्व निरूपण की, और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है। इसीलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही इन कालखंडों का नामकरण करना उचित होगा। ये रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं। यह कहना उचित है कि शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति का आधार एक मिनट, आधार जो है वो तर्क संगत एवं पुष्ट है। उनका काल विभाजन सरल एवं स्पष्ट है। अधिकतर परवर्ती इतिहासकारों ने उसी का आधार ग्रहण किया है। ठीक है। इसमें जो आए हुए शब्दकोश हैं, अब हम लोग ये सारांश देख लिए। अब हम शब्दकोश देखेंगे। तो शब्दकोश में जैसे अप्रमाणिक शब्द आया है ना, तो अप्रमाणिक का मतलब होता है जिसका कोई प्रमाण ना हो। आधारहीन आया है, इसका मतलब जिसका कोई आधार ना हो। इतिहासकार इतिहास लिखने वाले को कहते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न तो लंबे लंबे प्रश्न है, तो इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। अब संदर्भ पुस्तकों के बारे में हम बात करें, तो संदर्भ पुस्तक आप इस संबंध में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से पब्लिश हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास कपूर श्यामचंद्र प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, इसको भी पढ़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। तो इस तरह से यह हमारा
एक जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ये खत्म होता है इस पर। धन्यवाद। ठीक है, इस पर कोई प्रश्न और पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा डाउट इसमें नहीं लग रहा है। जो डाउट एक बस यही आया था कि जब इतने सारे इतिहासकारों ने इनको अलग-अलग कालखंडों को अपने-अपने हिसाब से नामकरण दिया, तो जो आज के इतिहासकार हैं वो किसको सबसे ज़्यादा समकक्ष मानते हैं? तो उसका उत्तर आपने दे ही दिया है कि हाँ, सबकी सम्मति है कि आदिकाल में बनी है, लेकिन अभी इसमें बहस चल ही रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई प्रश्न करना चाहें तो स्वागत है। पूनम सिंह जुड़ गई हैं क्या? पूनम सिंह कल नहीं जुड़ी थी। निशा मैडम? जुड़े हैं। अच्छा, और कृष्णा मैडम? जी सर, जुड़े हैं हम भी। अच्छा, पूनम नहीं जुड़ पा रही हैं, उनसे बात हुई थी आपकी निशा मैडम? जी सर, कल बात हुई थी, मैंने उसे बताया भी था, तो हम्म। बोली थी आज के लिए कि जुड़ेंगे, पर जो भी रीजन हुआ वो सर। अच्छा, अच्छा। तो ये जो लेक्चर अभी हमने कोशिश किया है आप लोगों तक डिलीवर करने का, इसमें आप कोई और चीज जोड़ना चाहें, चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम अगले वीडियो पर चलें, अगला 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 व्याख्यान चालू करें इसी में। अभी एक और व्याख्यान है, तो बताइए क्या करना है। अगले में चलिए सर। अगले में चलें? जी सर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या। तो लगभग उसी तरह का ये भी है। एक मिनट। हाँ, काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या। दिख रहा है क्या आप लोगों को? जी सर। काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या। साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या। तो इसमें, हाँ, बोलो बोलो अनिल। बोल रहे हो? चलिए ठीक है। तो ये हमारा अनुक्रमणिका रहेगा। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके उद्देश्य पर। तो इस इकाई के अध्ययन के पश्चात जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे साथी हैं, वो क्या सीख सकेंगे, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम इस पाठ को अभी पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो उसका उद्देश्य यह है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसके लेखन में जो काल विभाजन की जो प्रमुख समस्याएं रही हैं, उनको हम लोग जानेंगे। और मिस्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन किया गया है, उसको हम विस्तार से समझेंगे। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो नामकरण की समस्या है, उसको हम लोग जानेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के अभी हम ये व्याख्यान देने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रस्तावना देखते हैं। हिंदी साहित्य सर इतिहास लेखन में, सर ये पूछ रही हूँ, ये जो नामकरण की समस्या है, क्या ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपसे पूछा था? नहीं, अब बहुत सारी चीजें या आएंगी ना अभी। अभी अच्छा। तो आप एक एक व्यक्ति पर चर्चा होगी ना अभी। अभी जी और सर, चीजें एक-एक नई इतिहास चीजें पर आएगी, चर्चा होगी। नई चीजें आएंगी। जी, अभी तो हमने ये देखा कि विद्वानों ने किस तरह से नामकरण किया है। जी। किस विद्वान ने कितने भागों में किस काल को बांटा है, और उसकी मुख्य अपनी-अपनी समस्या तो समझ अभी के अभी सोच के जिंदा है। अनुसार। हाँ,
देखिए क्या है कि जब कई एंगल से हम एक चीज़ को देखेंगे ना तब ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी सर। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जो आरंभिक प्रयास थे, कविमाला या भक्तिमाला, ऐसी रचनाएँ हों, चाहे गारसा दत्तासी या शिव सिंह सेंगर के प्रयास हों, उनमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। ये कविमाला, भक्तिमाला ये सब जो लिखे गए थे, या गारसा दत्तासी या शिव सिंह सेंगर, इन सब ने इतिहास लिखा लेकिन काल विभाजन का प्रयास ही नहीं किया। यह प्रयास प्रथमतः जॉर्ज गियर्सन ने किया। वह संपूर्ण साहित्य को 2 कालों में उन्होंने बाँटा। किसी भी इतिहास में प्रथम समस्या काल विभाजन की होती है। वह द्वितीय उन कालखंडों के सही नामकरण की होती है। मान लीजिए कि हमने समय बाँट दिया कि इतने सन से इतने सन तक, तो उसका नाम क्या रखें? इस तरह की समस्याएँ होती हैं। कालखंडों का नाम यादृच्छिक आधार पर नहीं रखा जा सकता। यादृच्छिक का मतलब कि जैसा हमारी इच्छा है, तो जैसे हम अपने बच्चों का नाम जो मन में आता है वो रख देते हैं ना, ऐसा हम साहित्य के कालखंड का नाम नहीं कर सकते ना, कि हमको यही नाम पसंद है इसलिए हम रख दिए। हमारा लड़का बच्चा थोड़े है हिंदी साहित्य का इतिहास, कि हम जो चाहेंगे वही रख देंगे। तो उसके आधार रहेंगे ना कि किस किस आधार पे आपने उस काल का ये नाम रखा। अतः यह प्रयास किया जाता है कि जहां तक संभव हो, नामकरण साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर हो, जिसने तत्कालीन साहित्य के स्वरूप के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। मतलब उस दौर में कौन सी प्रवृत्ति रही या कौन सा साहित्यकार रहा है जो जो उस दौर में उस प्रवृत्ति को स्थापित रखने में भूमिका निभाई। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में नामकरण की समस्या सामान्यतः प्रारंभिक काल यानी आदिकाल तथा उत्तर मध्यकाल अथवा रीतकाल के संदर्भ में ज्यादा उठता है। नामकरण की अगली समस्या आधुनिक काल के कुछ उपखंडों को लेकर है। आधुनिक कालीन गद्य विधाओं के कालखंडों का नामकरण प्राय एक सरलीकरण का शिकार हुआ है। किंतु इस सरलीकरण की समस्याओं को समझते हुए कुछ इतिहासकारों ने विशेषतः स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक विधा का विभाजन साहित्यिक आधार पर किया है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन जब खत्म हुआ, देश आजाद हो गया, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, विधाओं के आधार पर काल विभाजन कर दिया। जैसे उपन्यास का, निबंध का, कहानी का, काव्य का, रिपोर्टाज का, नाटक का, कहानियों का, सबका अलग अलग इतिहास लिखा जाने लगा। हिंदी साहित्य लेखन और काल विभाजन, तो इसको हम लोग देखें तो कोई भी इतिहास यूं तो निरंतरता की प्रवृत्ति के कारण समग्र होता है, किंतु उसकी समग्रता का अपबोध करने के लिए उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से काल विभाजन की समस्या साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण हो जाती है। हो सकता है कि आप लोग जानते हो कि आधुनिक कालीन गद्य विधाओं के कालखंडों का नामकरण प्राय एक सरलीकरण का शिकार हुआ है। किंतु इस सरलीकरण की समस्याओं को समझते हुए कुछ इतिहासकारों ने विशेषतः स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक विधा का विभाजन साहित्यिक आधार पर किया है। उसी तरह से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो प्रारंभिक प्रयास थे, चाहे वे भक्तिमाल या कविमाला, जो इस तरह की रचनाएं हैं, जैसे गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर के प्रयास हों, उनमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। यह प्रयास प्रथमतः जॉर्ज गियर्सन ने किया था और उन्होंने संपूर्ण साहित्य के इतिहास को 11 कालों में बांटा था। हमने बताया था कि वो 11 अध्याय में लिखे थे, उसी प्रत्येक अध्याय को उन्होंने एक एक काल मान लिया था। इस विभाजन में समस्या यह थी कि इसमें कई कालखंड गैर साहित्यिक आधारों पर स्थापित कर दिए गए थे। यथा कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी, कुछ काल व्यक्ति विशेष पर आधारित हो गए, तथा जायसी की प्रेम कविता, तुलसी इत्यादि। उन्होंने पहले काल अर्थात चारण काल का निश्चित समय 700 से 1300 ईस्वी तो बताया, किंतु शेष कालों का निश्चित विभाजन न कर सके। कुल मिलाकर यह विभाजन अव्यवस्थित ही रहा। काल विभाजन का अगला प्रयास मिस्र बंधुओं ने किया। वह मूलतः उन्होंने 5 खंडों को स्वीकृत किया। पुनः पहले 3 खंडों के 2-2 उपखंड बनाए, जिसमें कुल 8 खंड, 8 काल निर्धारित किए, जो इस तरह से है: पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल, पूर्व मध्य माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। यानी उत्तर पूर्व इसी तरह से करते रहे। तो इस तरह से थोड़े होता है। इस काल विभाजन की मूल समस्या यह है कि यह अत्यंत जटिल है,
वह इसका पर्याप्त तार्किक व वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे ठोस प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आगे चल करके हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे ठोस प्रयास हमने बताया कि रामचंद्र शुक्ल ने किया। 900 वर्षों की परंपरा को उन्होंने 4 कालों में बांट दिया: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। यानी 1050 से 1375, 1375 से 1700 और 1700 से 1900, 1900 से आज तक। यह काल विभाजन न केवल वैज्ञानिक है बल्कि जटिलताओं से मुक्त भी है। इसमें समस्या मात्र यह आती है कि भक्ति काल के अंत में रीत काल की प्रवृत्तियां दिखने लगती हैं। वह भारतेंदु काल में भी रीत काल की छाप दिखती है। तो साहित्यिक प्रवृत्तियां एकाएक खत्म नहीं होती कि यहां से रेखा खींच दिया आज से अब ये हो गया, ऐसा नहीं है। वो प्रवृत्तियां दूसरे काल में भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत समाहित रहती हैं। इसकी व्याख्या शुक्ल जी ने इन्हें गौण प्रवृत्तियां कह करके किया है। अब हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो इन्होंने समानतः शुक्ल जी के ढांचे को स्वीकार किया, किंतु काल विभाजन में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। उन्होंने आदिकाल की सीमा को कुछ आगे तक बढ़ाया। वह इससे भक्ति काल व रीत काल की सीमा स्वतः आगे बढ़ गई। इनका काल विभाजन इस प्रकार से है: आदिकाल, आदिकाल का समय इन्होंने माना 1000 से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल यानी 1900 से आज तक। वर्तमान समय में सामान्यतः आचार्य द्वय के मतों के समन्वय पर लगभग सहमति कायम हो चुकी है। आज के समय में समस्या यह है कि विगत 150 वर्षों के आधुनिक काल को कैसे उपखंडों में विभाजित किया जाए। चूंकि साहित्यिक चेतना का तीव्र विकास हुआ है, अतः काल परिवर्तन अब 300-400 वर्षों के स्थान पर 8-10 वर्षों में होने लगा है। जैसे पहले तकनीकी संचार संसाधन इस तरह की चीजें नहीं थी, तो अमेरिका या पाश्चात्य जगत में कोई चीज घट रही है तो भारत में पहुंचने में समय लगता था। लेकिन आजकल तो तुरंत 2 मिनट में अमेरिका में क्या हुआ आप यहाँ देख रहे हैं अपने मोबाइल में। तो अब कोई भी प्रवृत्ति 8-10 वर्षों से ज्यादा नहीं रहती है। किंतु अब सामान्य सहमति कायम हो चुकी है, जिसके अनुसार काल विभाजन इस प्रकार से हुआ है। आधुनिक काल का खास करके भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और साठोत्तरी कविता से आज तक। भारतेंदु युग जो है 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक, छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी, प्रयोगवाद 1943 से 1951 ईस्वी, नई कविता 1951 से 1960 ईस्वी और साठोत्तरी कविता जो है 1960 से आज तक। ध्यान से देखें तो 1918 ईस्वी के बाद पूरा विभाजन कविता को केंद्र में रखकर किया गया है, जबकि अब गद्य का महत्व अधिक है। इसलिए गद्य विधाओं का विभाजन अलग से किया गया, जो इस प्रकार से है। उपन्यास का काल जब हम बांटते हैं तो इसमें हम प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। और कहानी चूंकि प्रेमचंद जी बहुत प्रभावशाली कथाकार रहे हैं ना, तो कहानी में भी और उपन्यास में भी हम उन्हीं के नाम से युग चलाते हैं। कहानी में भी हम यही करते हैं, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, फिर नई कहानी, अकहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, समानांतर कहानी, सचेत कहानी, समकालीन कहानी। इसी तरह से नाटक, तो प्रसाद पूर्व युग, नाटक लिखने में प्रसाद को महारत हासिल था, इसीलिए प्रसाद के नाम से नाटकों का युग चला है। तो प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। इसके बाद आलोचना साहित्य की हम बात करें तो आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बहुत प्रतिष्ठा से लिया जाता है। इसीलिए शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आलोचना, सक्षमतावादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, नई समीक्षा, समकालीन समीक्षा। अब इसी तरह से निबंधों की बात करें तो शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, आपको पता है
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में बहुत मनोवैज्ञानिक मनोभावों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं, जैसे करुणा है और जो जितने भी हमारे मनोभाव होते हैं उन सभी मनोभावों पर उन्होंने निबंध लिखा है। तो उन्हीं के नाम से इस काल को भी हम बांटते हैं, शुक्ल पूर्व युग और शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो इससे स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परम का जो काल विभाजन की समस्या का पर्याप्त समाधान कर चुकी है। कुछ विवाद अभी भी शेष हैं, किंतु समय के साथ उनके भी सुलझ जाने की संभावना मानी जा रही है। ठीक है, कुछ प्रश्न हम पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। काल विभाजन का अगला प्रयास मिस्र बंधुओं ने मूलतः कितने कालखंडों में स्वीकृत किया है? 8, 3, 15, 5 बताइए। सर 5। भारतेंदु काल में भी डैश डैश की छाप दिखती है। रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। रीतिकाल की छाप दिखती है, हमने बताया ना। रीतिकाल। हाँ रीतिकाल। हाँ, वर्तमान समय में सामान्यतः आचार्योदय के मतों के समन्वय पर लगभग क्या स्थापित हो चुकी है? असहमति, सहजता, असहजता, सहमति, उपरोक्त में से कोई नहीं। सर सहमति। सहमति, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में नामकरण की समस्या, इसको आप लोग देख लें थोड़ा। किसी भी इतिहास में प्रथम समस्या काल विभाजन की होती है, वह द्वितीय उन कालखंडों के सही नामकरण की होती है। कालखंडों का नामकरण यादृच्छिक आधार पर नहीं रखा जा सकता। अतः प्रयास किया जाता है कि जहां तक संभव हो नामकरण साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर हो, और यदि एकदम संभव न हो तो उस कारण के आधार पर हो जिसने तत्कालीन साहित्य के स्वरूप के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। ऐसी स्थिति में नाम का आधार राजनीतिक भी हो सकता है, जैसे विक्टोरिया युग, सामाजिक भी, जैसे पुनर्जागरण काल, व्यक्ति मूलक भी, जैसे भारतेंद्र युग, और निर्विशेष भी, जैसे आदिकाल। तो ये तमाम आधार हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में नामकरण की समस्या सामान्यतः प्रारंभिक काल तथा उत्तर मध्य काल के संदर्भ में उठती है। यहाँ तक भक्ति काल का प्रश्न है, तत्कालीन भक्ति आंदोलन की व्यापकता व साहित्य पर उसके प्रभाव को देखते हुए यह सर्वसम्मति बन चुकी है कि उसका नाम भक्ति काल ही माना जाए। इसी प्रकार जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, उसका समय भी ठीक वही है जो आधुनिकता के उद्भव का है। और चूंकि आधुनिकता साहित्य व सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली अति महत्वपूर्ण शक्ति रही है, इसीलिए इसे आधुनिक काल कहने की सहमति रही है। प्रथम समस्या आदिकाल की है। इसे जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल, शुक्ल जी ने वीर गाथा काल, पंडित राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य कहा, तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। इनमें आदिकाल व प्रारंभिक काल के अतिरिक्त जितने भी नामकरण हैं वे किसी न किसी साहित्य की प्रवृत्ति को आधार बनाकर रखे गए हैं, किंतु वर्तमान खोजों से स्पष्ट है कि उक्त काल में किसी भी प्रवृत्ति को केंद्रीय नहीं माना जा सकता। अतः धीरे धीरे सहमति बनी कि प्रवृत्ति विशेष के स्थान पर निर्विशेष नामकरण ही इस काल हेतु उचित होगा। आदिकाल नामकरण में आरंभिक होने के साथ साथ पूर्वज होने का एहसास भी शामिल है। अतः अब आदिकाल नाम पर सहमति बन चुकी है। उत्तर मध्यकाल के संदर्भ में भी एक सीमित विवाद है। इस काल में उत्पन्न होने वाली विशेष प्रवृत्तियों को देखते हुए मिस्र बंधुओं ने इसे अलंकृत, शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल तथा आचार्य शुक्ल ने रीति काल कहा है। किंतु इस काल में विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति मिलती है, अतः इसमें उत्तर मध्यकाल जैसे निर्विशेष काल बोधक नाम की आवश्यकता नहीं है। शेष तीनों प्रवृत्तियां इस काल के केंद्र में हैं। किंतु ध्यानपूर्वक देखें तो रीति काल परंपरा न केवल इस काल की व्यापर्तक
व्यापवर्तक विशेषता है, बल्कि इस काल की बहुव्याप्त विशेषता भी है। इसका अर्थ हुआ कि इस काल की अलंकृत एवं श्रृंगार भी अपने आप में रीतिबद्ध है। अतः यह सर्वसम्मति बन चुकी है कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल ही कहा जाएगा। नामकरण की अगली समस्या आधुनिक काल के कुछ उपखंडों को लेकर के है। 1850 ईस्वी से अभी तक के कालखंड को समग्रता से आधुनिक काल कहना तो सभी ने स्वीकार किया है, किंतु इस काल के भीतर जो साहित्यिक आंदोलन पैदा हुए हैं उनके नामकरण पर कुछ विवाद है। भारतेंदु काल नामकरण पर यद्यपि सर्वसम्मति बन चुकी है, तथापि धातव्य है कि इसे शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान काल कहा था। वह गणपत चंद्र गुप्त ने स्वच्छंदता काल कहा था। इसी प्रकार द्विवेदी युग नाम भी स्वीकृत तो हुआ है, किंतु इसे शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान काल व गणपत चंद्र गुप्त ने पुनर्जागरण काल कहा। छायावाद नामकरण स्वीकृत तो है, किंतु छायावादी कवियों को सदैव शिकायत रही कि यह नाम आलोचना करता हुआ सा प्रतीत होता है। प्रगतिवाद पर भी सहमति है, किंतु प्रगतिवाद व प्रगतिशील के अंदर की समस्या अब तक अनसुलझी हुई है। इसी प्रकार प्रयोगवाद नाम अति प्रचलित होने के कारण चल तो पड़ा, किंतु स्वयं इस आंदोलन के प्रवर्तक अज्ञेय को यह शिकायत रही कि आलोचकों ने उनके प्रयोगशील को जबरदस्ती प्रयोगवाद बना दिया। नई कविता पर ऐसा कोई विवाद नहीं है, किंतु यह समस्या अवश्य है कि इसमें नई शब्द विशेषण है। तो वो नई उस दौर में नई थी, लेकिन अब हरदम नई रहेगी ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये विशेषण तब जुड़ा था, अब थोड़े प्रासंगिक रहेगा। यह संज्ञा का ही अंश है। इसी प्रकार आ कविता में यह समस्या सदैव रही कि आ उपसर्ग का अर्थ अभाव है, विरुद्ध है या कुछ और है। कुल मिलाकर आधुनिक काल की कविता के इतिहास में कालखंडों के नामकरण लगभग तय हो चुके हैं, किंतु कहीं न कहीं विरोध की गूंज सुनाई जरूर देती है। आधुनिक कालीन गद्य विधाओं के कालखंडों का नामकरण प्राय एक सरलीकरण का शिकार हुआ है। इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार बनाने के स्थान प्रायः एक केंद्रीय रचनाकार को चुनकर उसी के भूत, वर्तमान व भविष्य को काल विभाजन व नामकरण का आधार बनाया गया है। इस कारण उपन्यास व कहानी प्रेमचंद, प्रेमचंद युगीन व प्रेमचंदोत्तर हो गए। निबंध व आलोचना शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन व शुक्लोत्तर हो गए। यह नाटक प्रसाद युग, प्रसाद युगीन व प्रसादोत्तर हो गए। किंतु इस सरलीकरण की समस्या को समझते हुए कुछ इतिहासकारों ने विशेषतः स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक विधा का विभाजन साहित्यिक आधार पर किया। ऐसा करने पर प्रेमचंद उत्तर उपन्यास कई धाराओं में बट गया, यथा जैनेन्द्र आदि की मनोवैज्ञानिक धारा, यशपाल आदि की प्रगतिवादी धारा, भगवती चरण वर्मा आदि की सामाजिक धारा, रेणु आदि की आंचलिक धारा, कृष्णा सोबती आदि की महिला लेखन की धारा, राजेंद्र यादव आदि का नया उपन्यास एवं मनोहर श्याम जोशी आदि का उत्तर आधुनिक उपन्यास। इसी प्रकार प्रेमचंदोत्तर कहानी की भी कई भागों में विभाजित हो गई। इन हिस्सों में राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की नई कहानी, कमलेश्वर की समानांतर कहानी, महीप सिंह की सचेतन कहानी, राकेश वत्स की सक्रिय कहानी, श्रीकांत शर्मा आदि की अकहानी, अमृत राय की सहज कहानी आदि परिगण्य है। आलोचना के क्षेत्र में शुक्लोत्तर आलोचना कई धाराओं में बटी, जैसे शांतिप्रिय द्विवेदी, नंदुरारी वाजपेयी व डॉक्टर नगेंद्र की स्वच्छंदतावादी समीक्षा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऐतिहासिक आलोचना, प्रकाश चंद्र गुप्त व रामविलास शर्मा की प्रगतिवादी समीक्षा, डॉक्टर देवराज व डॉक्टर नगेंद्र की मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, लक्ष्मीकांत वर्मा, अज्ञेय व रघुवंश आदि की नई समीक्षा व समकालीन समय में अशोक वाजपेयी आदि की भाववादी समीक्षा प्रसिद्ध नामकरण है। इसी प्रकार नाटक को समस्या नाटक तथा विसंगत नाटक आदि धाराओं में बांटा गया तथा शुक्लोत्तर निबंध को ललित निबंध तथा व्यंग्यात्मक निबंध जैसे धाराओं में वर्गीकृत किया गया। यह अवश्य कहा जा सकता है कि गद्य विधाओं में नामकरण अब प्रायः सुसंगत हो गए हैं। तो इस तरह से यह व्याख्यान हुआ। हम सारांशतः देख सकते हैं, निष्कर्षतः देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में नामकरण की समस्या सामान्यतः प्रारंभिक काल
या आदिकाल तथा उत्तर मध्यकाल अथवा रीतकाल के संदर्भ में उठती है। नामकरण की अगली समस्या आधुनिक काल के कुछ उपखंडों को लेकर के है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा काल विभाजन की समस्या का पर्याप्त समाधान कर चुकी है। कुछ विवाद अभी भी शेष हैं, किंतु समय के साथ उनके भी सुलझ जाने की संभावना मानी जा सकती है। आधुनिक कालीन गद्य विधाओं के कालखंडों का नामकरण प्रायः एक सरलीकरण का शिकार हुआ है। इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार बनाने के स्थान पर प्रायः एक केंद्रीय रचनाकार को चुनकर उसी के भूत, वर्तमान व भविष्य को काल विभाजन व नामकरण का आधार बनाया गया। इस कारण उपन्यास व कहानी प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद उत्तर हो गए। निबंध व आलोचना शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन व शुक्लोत्तर हो गए। वह नाटक प्रसाद युग, प्रसाद पूर्व या प्रसाद उत्तर हो गए। तो इस तरह से कुछ शब्दकोश के बारे में हम देख लें, तो शब्दकोश के बारे में हम देखें तो आता है कि जैसे विभाजन तो इसका बंटवारा ही होगा, जटिल का मतलब मुश्किल है, नामकरण का मतलब है नाम रखना। और कुछ किताबें हैं, उनको आप देख सकते हैं कि इन किताबों के माध्यम से हम इनको पढ़ सकते हैं। यानी संदर्भ ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर मधु धवन, ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, इसको भी खरीद के आप पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंचशील प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, ये शर्मा रमेश चंद्र शर्मा है, ये विद्या प्रकाशन कानपुर से प्रकाशित हुआ है। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है, लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। कल हम चर्चा करेंगे आदिकालीन परिस्थितियों पर। आज इतना ही। और इस संबंध में आप लोगों को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और ये मान के चलिए कि मोटा मोटी आज का जो हमारा व्याख्यान है वो खत्म होता है। आप लोग जो सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अपना अपना वीडियो खोल लीजिए आप लोग, वीडियो कैमरा सब लोग दिखना चाहिए ना। सब सो रहे हो कि क्या कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मोबाइल में चालू करके और कहीं घूम रहे हो। नहीं सर, कोई नहीं सो रहा है, ऑनलाइन ही बोरिंग ले रहे हैं है ना, क्लास। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बोरिंग रहता है। पर यह है कि इसको नो आज सर। आज मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया है, रिकॉर्ड करके मैं इसको डाल दूंगा, तो एक दो बार आप लोग सुन लीजिएगा। जी सर, दिखाई दे रहा है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। दिख रहा है ना? हाँ, हाँ जी आज सर। पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है इसीलिए तुम लोग कुछ और बोले भी नहीं, मुझे लगता है। अपना ध्यान भी रखो, कहीं कुछ भी उटपटांग बोलेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छी बात है। लेकिन तो कुछ पूछना है अनामिका जी, आप पूछती हैं, कुछ पूछना है? जी सर। कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है सब क्लियर है सर। आपने जो भी कुछ बताया अभी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें अभी कोई डाउट नहीं है सर। तो चलिए ठीक है फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसको विस्तार से सुना। उम्मीद है कि आप लाभान्वित हुए होंगे। कल हम लोग आदिकालीन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद यदि समय रहता है तो दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो जो नेट का हमारा सिलेबस है, हम सिलेबस के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी जी कि ये लेक्चर हम यदि हमारा ये जो एप्लीकेशन है इसमें यदि वो मटेरियल के रूप में हम अपलोड सेंड नहीं कर पा रहे हैं, सेंड हो जाएगा तो हम शेयर कर देंगे। नहीं तो हम ठीक। अपने अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें डाल करके सर उसका लिंक जरूर शेयर कर देंगे। हाँ सर, वो जैसे आपने प्रीवियस में सेंड किया था इतिहास लेखन का, वो पहले शो कर रहा था, अब शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? इतिहास लेखन का पहले उस पे हाँ, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लेकिन पहले आपने एक उसमें शॉर्ट सेंड किया था ना, इसी इसी ऐप में आपने सेंड किया था, नहीं नहीं, तो स्टडी उसका मटेरियल वो ठीक है। जब हम स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे जिस भी विषय का ना, तो वहाँ वो लिख देंगे। जी हाँ, लिख देंगे, जी आपको लगेगा। तो चलिए जी फिर सर। ठीक है। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि सर। किसका नहीं हो रहा था।
अरे